नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मामले बढ़ रहे हैं लगातार कोरोना वायरस के भारत में, और अब एक चिंताजनक बात यह हो गई है कि जिस रफ्तार से और जिस तीव्रता से वो मामले बढ़ रहे हैं, अब हम विश्व के 10 ऐसे देशों में सम्मिलित हो गए हैं जहां पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में जो ऐड कर रहे हैं देश, उस टॉप 10 की सूची में हम लोग आ गए हैं। कई सवाल उठाए जाएंगे कि फिर लॉकडाउन हुआ ही क्यों, लॉकडाउन का पर्पस क्या था, कि उसके 2 महीने होने का, आज बाय द वे 2 महीने हो गए लॉकडाउन को, उसके बावजूद हम लोग टॉप 10 में कैसे आ गए, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो पहले देख लें कौन से हैं वो देश। अमेरिका है जहां 16.5 लाख मामले हैं, ब्राजील में 3.5 लाख मामले, रूस में करीब 3.5, यूके में 260, स्पेन में 235, इटली में 230, फ्रांस में 182, जर्मनी में 1,80,000, तुर्की में 1,56,000 और भारत में अभी तक 1,38,000 मामले। हम 10वें नंबर पर हैं। ये जॉन्स हॉपकिंस की एक स्टडी है। लेकिन जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। और वो है ये आंकड़ा। लॉकडाउन में ढील बढ़ी लेकिन केस भी बढ़ने लगे। आप देखिए 18 मई को जो कोरोना संक्रमितों का रिकॉर्ड है, वो उस समय करीब 5,000 मामले बढ़ रहे थे। 20 मई को 5,600, 22 मई को 6,088, 23 मई को 6,500 पार और 24 मई को 6,700, लगभग 7,000 मामले रोज ऐड हो रहे हैं। और ये जब से ढील हुई है उसके बाद का रिकॉर्ड है। अरविंद केजरीवाल भले ही कहें कि ये उतनी चिंता की बात नहीं है, कई और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में बात करना पड़ेगा। टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन एक मूल प्रश्न ये है कि ये हो क्यों रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक एक करके। पहले तो कुछ फॉर्मूले बता दें जिसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल कोरोना का एक R0 दर होता है, R0 कहते हैं उसको, यानी कि संक्रमण फैलने का नापने का एक पैमाना। तो आप घबराइए मत, ये चार्ट देख करके मैं आपको एकदम सरल भाषा में, और ये ग्राफिक पे फुल फ्रेम चले जाते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि R=3 का क्या मतलब हुआ। R=3 का मतलब हुआ कि एक आदमी 3 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है, और यह बहुत ही भयंकर स्थिति है अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो। R2 मतलब एक आदमी 2 लोगों को संक्रमित कर रहा है, वो भी खराब है। R1.5 ये भी खराब है, क्योंकि आप देखिए एक आदमी करीब 1.5 लोगों को प्रभावित करता है, संक्रमित करता है। तो वो अगर आप भारत की आबादी से उसका गुणा करें, तो अब आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी तस्वीर होगी। अगर एक आदमी एक को प्रभावित करता है तो इसमें भी संक्रमण के मामले कम नहीं होंगे, और धीरे धीरे वो उतने ही रहेंगे। हालांकि फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व की बात की जा सकती है, लेकिन नीचे नहीं जाएंगे। असली जंग हम तब जीतेंगे जब ये R1 से कम हो जाएगा, 0.8, 0.5, 0.4। अगर ऐसे होता है तब आप समझ लीजिए कि अब धीरे धीरे ग्राफ नीचे जा रहा है। भारत कहां है अभी R की स्थिति में? अलग अलग जो हमारे राज्य हैं वो कहां हैं? अलग अलग राज्यों की बात करते हैं तो ये बिहार है। 1 से 9 मई के बीच में, 9 मई को जैसा कि आप देख सकते हैं, 9 मई को हम लोग वो R1 के दर से नीचे आ गए थे। हमसे बिहार की बात कर रहे हैं, यानी कि बिहार में एक संक्रमित आदमी से भी कम को प्रभावित कर रहा था। और 9 मई के एकदम बाद ये ग्राफ देखिए कहां पहुंच गया है। एक आदमी 1.8 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है, यानी कि बिहार जीती हुई जंग, ऐसा लगता है जैसे कि हारने की कगार पर है। अब क्यों हो रहा है ये? क्या ये जो प्रवासी मजदूरों का आवागमन शुरू हुआ, क्या यही आंकड़े थे जिसकी चिंता थी बिहार सरकार को, जिस वजह से ये ट्रेनें चलाने को लेकर के इतनी बातें हुई? राज्य में लौटे अनुमानित प्रवासी मजदूर हैं 10 लाख, क्वारंटीन कैंप में हैं 7.5 लाख, हर दिन आ रहे हैं 1 लाख। तो क्या यह सबसे बड़ा कारण है श्रमिकों का लौटना कि ये मामले अब बढ़ रहे हैं? आइए कुछ और राज्यों के बारे में बात करते हैं। बिहार से लौटने वालों का संक्रमण पहले आपको यह बता दें। बिहार जो लौटने वाले हैं उनमें कितने प्रतिशत काफी ज्यादा हैं। ज्यादातर लोग 3 राज्यों से आए हैं, यह आप देख लीजिए। लौटने वालों का प्रतिशत दिल्ली से 32% है, जिसमें से 16% पॉजिटिव पाए गए,
यानी कि 32% लोग बिहार में वापस दिल्ली से आए, जिसमें 16% संक्रमित थे। महाराष्ट्र से 24% आए, 9% संक्रमित थे। गुजरात से 20 आए और बाकी और राज्यों से करीब 76, 8 से 9% संक्रमण। तो आप ये देख सकते हैं इस ग्राफिक के माध्यम से कि संक्रमण बिहार में कहां सबसे ज्यादा हो रहा है। हमने बिहार पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि उसको लेकर के काफी बातचीत हो रही थी। अब हम असम की बात करते हैं। काबू में था, मामला काबू में था। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आर वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, वो 3 के आसपास था, यानी कि एक आदमी 3 लोगों को प्रभावित संक्रमित कर रहा था। 13 मई को एकदम नीचे चला गया, 1 से भी कम, यानी कि वो जंग जीत रहे थे। फिर एकदम से स्पाइक कर गया, अब ये 2 के आसपास है। ये हर राज्य में अब यही हो रहा है कि मामले जो हैं वो R2 के आसपास आ गए हैं, R2, R2.5, R1.8, और ये बहुत खराब बात है भारत के लिए, ठीक बात नहीं है। आइए और जानकारी देखते हैं अपने स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ का मामला आप देख लीजिए, 17 मई तक ये R1 के आसपास था, छत्तीसगढ़ भी जंग जीत रहा था, फिर एकदम से 17 मई के बाद बढ़ गए। इन सब, क्योंकि डेट, अगर आप डेट पे गौर करें, इससे यह साबित होता है कि ये जब से प्रवासी मजदूर आने लगे हैं तब से हो सकता है ये मामले बढ़े हों, लेकिन इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई? और दूसरी चीज, आप लोगों को आने से कैसे रोक सकते हैं? लोग तो अपने घर आएंगे ही। इसमें एक अजम्पशन भी है कि प्रवासी मजदूर ही मामले ला रहे हैं और कोई नहीं ला रहा है। आप गुजरात की कहानी देखिए, गुजरात में भी यही है कि वो 1 के आसपास था आर, और उसके बाद 13 मई के बाद दोबारा स्पाइक। ये पूरे देश भर में, हम आपको ये जो ग्राफिक्स है इसके माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि पूरे देश भर में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में 9 से 13 मई के बाद ये जो आर फैक्टर है उसमें एक स्पाइक दिखा है, उसमें एक दोबारा वो मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। और ये चिंता का विषय है सरकार के लिए, क्योंकि आप ढील दे रहे हैं, ढील देंगे तो ये मामले और बढ़ेंगे, लेकिन आप फिर जंग कैसे जीतेंगे? और इसमें सवाल ये उठाया जाएगा, तो फिर लॉकडाउन करने का मतलब क्या था? आपने लॉकडाउन करके फिर क्या वो बात सच है कि आपने सिर्फ दबाया वायरस को, खत्म नहीं किया या फ्लैटन कर्व नहीं किया? तो मामले और तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में देख लीजिए, कम हुआ और उसके बाद 9 मई के बाद वापस बढ़ना शुरू हो गया, 1.8 आर के पास पहुंच गया है। ये सब सरकार का आधिकारिक डेटा है। और ये राजस्थान के फिगर आप देख लीजिए, R1 के आसपास था, बहुत बढ़िया चल रहा था राजस्थान में, भीलवाड़ा मॉडल, और उसके बाद 11 मई के बाद एकदम से R1.4 के पास पहुंच गया, यानी कि एक आदमी 1.4 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। ये आर फैक्टर है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, इतना बड़ा राज्य, लगातार बहुत कॉन्स्टेंटली 1 के आसपास, और उसके बाद नीचे भी गया और एकदम से ऊपर बढ़ा 19 मई के बाद। जबकि यहां पर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही जो है वो बहुत समय पहले से चालू थी। यही हाल अगर आप देखें केरल, और ये मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य मानता हूं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें 6 अप्रैल से 12 मई तक लगातार ऐसा बताया जा रहा था केरल ने जंग जीत ली। इस ग्राफिक को फुल फ्रेम दिखाते हैं आपको ताकि आप अच्छे से समझ सकें। R1 से नीचे हो, जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन से नीचे हो, यानी कि बहुत अच्छी खबर, और इसी चीज की खुशी भी मनाई जा रही थी केरल में, और लगातार वो नीचे है केरल में। यही उनका सक्सेस फॉर्मूला था। लेकिन 12 मई के बाद आप देखिए कितना जबरदस्त उछाल मारा है कि ये बढ़त 3 के, यानी कि एक आदमी जो है वो 3 लोगों को संक्रमित कर रहा है। क्या विदेश से आए हुए लोगों का ये प्रभाव है? प्रवासी मजदूरों का प्रभाव है? किस चीज का प्रभाव है? और इससे निपटने के लिए क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? ये पहले क्यों नहीं देखा गया? आंकड़े झूठ नहीं बोलते, एकदम साफ साफ सारी चीजें बताते हैं। यही चीज पहले भी हो सकती थी और उसको काबू में रखा जा सकता था। तो लॉकडाउन प्रभावी था या नहीं, या लॉकडाउन को किस तरीके से देखा जाए, इसके तो 2 ही मतलब निकाले जा सकते हैं जो मुझे समझ में आया। हमने दिन भर इस पे रिसर्च की और 2 ही मतलब निकले, और वो 2 मतलब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कोरोना केस बढ़ने का मतलब नंबर 1, लॉकडाउन ना होता तो क्या संख्या में बढ़त और भी ज्यादा होती? कि अभी तो करीब 1.5 लाख के आसपास हम पहुंच रहे हैं,
ये लॉकडाउन नहीं लगाते तो क्या हम 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस टाइप के एस्टिमेट होते हैं हमारे कि हमने उसको काबू कर लिया है। और दूसरा मतलब, और ये बड़ा अहम है, लॉकडाउन सख्ती से अगर लागू किया जाता तो ये मामले नहीं बढ़ते। क्या हम वो सख्ती इंप्लीमेंटेशन में फेल कर गए हैं, वहां चूक हुई है हमसे? यही दो मतलब निकाले जा सकते हैं इस पूरी रिसर्च की, इस पूरे मामले की। मैं स्वागत करना चाहता हूं अभी एक ऐसे व्यक्ति का जो कि बेस्ट आदमी है इस बात को समझाने के लिए कि सरकारी दृष्टिकोण से किस तरीके से इसको देखा जाए और देश इसको किस तरीके से देखे। डॉक्टर राकेश वर्मा, आप एडिशनल डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं भारत सरकार में। डॉक्टर वर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो स्पाइक हो रहा है, हर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, रोज 6,500 लगभग 7,000 मामले ऐड हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि लॉकडाउन का जो मकसद था वो कहीं फेल तो नहीं हो गया? नंबर आप देख रहे हैं बहुत ही सही नंबर है और बहुत ही भयावह नंबर है, लेकिन फिर भी ये कहना कि लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हुआ, शायद मैं इस बात से एग्री नहीं कर पाऊंगा। लॉकडाउन होने से बहुत बड़ा फायदा हुआ। आप भारतवर्ष की जनसंख्या को देखें, 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। 130 करोड़ की जनसंख्या में, जिसमें कि लिटरेसी रेट आज भी बहुत लो है, पब्लिक हाइजीन बहुत कम है। हमारा आदमी जनमानस ये समझता है कि सरकार की लड़ाई है, जबकि उसे मानना पड़ेगा ये लड़ाई सरकार की नहीं है, मेरी और आपकी लड़ाई है, हर व्यक्ति की लड़ाई है, जो देश का निवासी है उसकी लड़ाई है। लड़ाई उसको लड़नी है, उसको मास्क इस्तेमाल करने हैं, उसको अपना पर्सनल प्रोटेक्शन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जिससे वो विमुख हो रहा है, जिसको ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे बसें अनाउंस हुई, ट्रेन अनाउंस हुई या फ्री राशन अनाउंस हुआ, तो वहां सब चीजें तोड़ के आदमी लाइन तोड़ के इकट्ठा गले से गले मिलकर राशन के लिए भाग रहा है, ट्रेन के लिए भाग रहा है। डॉक्टर वर्मा, ये लाजमी नहीं था। ये तो मतलब सरकारों को अगर ये चीज नहीं मालूम होगी कि जब इस तरीके से 4 घंटे में लॉकडाउन लागू होगा तो लोग ये सब करेंगे, पैनिक बाइंग होगी। और पैनिक नहीं भी हो, यहां तो एक मानवीय पहलू भी था मजदूरों का, अभी तक वो पलायन चले ही चला जा रहा है। कितनी सारी चीजें हैं जो कि देखिए इस लॉकडाउन में नहीं मैनेज हुई हैं, आज भी मजदूर चल रहे हैं। एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट दर इतना बढ़ गया है कि यूएन की रिपोर्ट का ये कहना है कि हम लोग करीब 40 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के पास पहुंच जाएंगे। सीएमआई का डेटा है कि हम लोग 23% बेरोजगारी दर पर हैं। तो क्या ये सब सरकार ने नहीं सोचा था? देखिए, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और सरकार के जो निर्णय है, नियम है, उनके बारे में मेरे द्वारा कमेंट करना बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। मैं आपको खाली ये बताना चाह रहा हूँ, मेडिकल फील्ड की वजह से, मेडिकल डाटा अगर देखें आप, तो भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत हमने बहुत अच्छा काम किया है। अभी बहुत सा काम बाकी है, बहुत से काम बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, शायद साल भर तक करना पड़े, लेकिन उससे हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन ये कहना कि लॉकडाउन का फायदा नहीं हुआ, शायद थोड़ा सा बेमानी लग रहा है। मैं बिल्कुल डॉक्टर वर्मा, मैं कतई ये बात नहीं बोल रहा हूं कि लॉकडाउन जरूरत नहीं थी उस वक्त की। लॉकडाउन उस वक्त की जरूरत थी, पर मेरा यह कहना है कि आज 2 महीने बाद जब मैं वो सारी तकलीफें देखता हूं और वो जो मकसद जो बताया गया था लॉकडाउन लगाते वक्त वो देखता हूं, और फिर देखता हूं कि असलियत क्या है, उसमें मेरे 2 ही अर्थ निकलते हैं। एक कि ये स्थिति और भी खराब हो सकती थी, या 2 लॉकडाउन ठीक से लागू नहीं हुआ, नियम ठीक से लागू नहीं हुए, या राज्यों ने नहीं किए, कुछ केंद्र ने नहीं किए, समन्वय नहीं बन पाया। देखिए, इतने बड़े देश में जहां ज्योग्राफिकल बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंस है, एजुकेशन लेवल कम है, फेडरल सिस्टम हम लोगों का है, जब अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रशासन है, शासन है, लेकिन फिर भी बताऊंगा पूरे देश ने लड़ाई में लॉकडाउन को काफी स्वागत किया है, काफी सपोर्ट किया है। 1-2%, 3% लोग हर जगह ऐसे होते हैं जो नियम को तोड़ने में ही उनको अच्छा लगता है, नियम का वायलेशन करना ही अच्छा लगता है, किस तरह से सरकार की किरकिरी अच्छा लगता है। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा रेट आज भी बहुत अच्छा है। इसका दूसरा पहलू आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप ही ने मीडिया में बताया था कि देश में मोर्टेलिटी रेट आज भी 3% के आसपास है, जो कि बहुत 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 अच्छा है। रिकवरी रेट, जिन पेशेंट को कोरोना इन्फेक्शन हो भी नहीं, पर इंटरनेशनल मोर्टेलिटी रेट कितना है राकेश जी? वो करीब 8% के ऊपर है। तो उस फ्रंट पे हम लोग ठीक कर रहे हैं। जो रिकवरी रेट है वो हमारा 42% तक टच कर रहा है, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लोग 12, 13, 15% पे घूम रहे हैं। इंडिया में 40, 41, 42% आ जा गया रिकवरी रेट। मतलब जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ
उसमें से 42% मरीज हमारे बच रहे हैं। लेकिन आप हमारी जनसंख्या भी तो देखिए डॉक्टर वर्मा, अगर आप अपनी हमारी जनसंख्या देखें तो ये प्रॉब्लम कितना ज्यादा कंपाउंड हो जाती है। हम इटली नहीं है, ना ही हम यूके हैं। पहले ही सेंटेंस में मैंने कहा कि स्थिति बहुत भयावह है, कंट्रोल में है लेकिन भयावह है। इसमें हमको, आपको, मीडिया के थ्रू हर जनमानस को सोचना है कि ये लड़ाई सरकार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमको, जंग हमको खुद लड़नी है। उसके तरीका क्या है? सोशल मेडिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, 6 से 7-8 फीट दूर रहना है, जब भी पब्लिक प्लेस में जाए मास्क का इस्तेमाल करना है, किसी अननोन सरफेस को, नई फाइल को, नई किताब को, नए पेन को, नए मोबाइल को, किसी अननोन मोबाइल को टच करना है तो अपना हाथ साबुन पानी से धोना है, साबुन पानी नहीं है तो सैनिटाइजर से धोना है। यदि ऐसी जगह है जिन पे सब लोग बार बार हाथ लगाते हैं, रेलिंग है, डोर हैंडल है, लिफ्ट का बटन है, मेन गेट का वो है, कॉमन मेज है, उसका उपयोग कम से कम करें। अगर कर रहे हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके हाथ को साफ करें, संक्रमण की चेन को रोके, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करें। ये चेन ही ऐसी है जो रुकी नहीं रही है। मैं फिर से एक बार ये चीज बोलना चाहता हूं डॉक्टर वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से ये नहीं कहना चाहते कि लॉकडाउन बेकार था या लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी। ऐसा कौन बोल सकता है? कोई भी जो भी अपने राइट माइंड में है वो ऐसी विश्लेषण नहीं कर सकता। लेकिन फिर किस तरीके से समझा जाए 2 महीने बाद जो आंकड़े हैं उनको, इसके 2 ही मतलब निकाले जा सकते हैं, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब हम वापस आएंगे खबरों की खबर में, ब्रेक के बाद ईस्टर्न लद्दाख में चीन की चालबाजी और भारत की तैयारी की खबर। देखते रहिए खबरों की खबर। और भारत चीन के बीच सरहद विवाद बढ़ता दिख रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में दोनों सेनाओं का जमावड़ा बढ़ गया है। चीन की पीएलए ने पूरे सेक्टर में 5000 सैनिक भेजे हैं। चीनी जमावड़े को देखते हुए भारतीय सेना ने भी सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। प्योंगयांग सो और फिंगर क्षेत्र में भारतीय इलाके में चीनी सैनिक घुसे हैं। इसके अलावा वो गलवान क्षेत्र में उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आ रहे, जहां एक तरफ चीन का आरोप है कि भारत यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत का कहना है कि वो स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए सड़क निर्माण कर रहा है।